हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं हमारे पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 से कविता नंबर 3 आत्मकथ्य। इस कविता के जो कवि हैं जयशंकर प्रसाद। आत्मकथ्य का अर्थ होता है आत्मकथा। आइए सबसे पहले हम कवि का जीवन परिचय प्राप्त करते हैं। इनका नाम जयशंकर प्रसाद है। इनका जन्म 1890 में उत्तर प्रदेश के काशी अर्थात बनारस में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद। इन्होंने अंग्रेजी, फारसी, उर्दू, हिंदी एवं संस्कृत इन भाषाओं का भी ज्ञान प्राप्त किया था। इनकी साहित्य, काव्य रचना, नाटक लेखन में विशेष करके रुचि रही है। लेखन शैली की बात की जाए तो इन्होंने काव्य, कहानी, उपन्यास, नाटक एवं निबंध की रचना की है। इनकी मृत्यु 15 नवंबर 1937 को हुई थी। इनकी भाषा शैली की बात की जाए तो विचारात्मक, अनुसंधात्मक, इतिवृत्तात्मक, भावात्मक एवं चित्रात्मक भाषा शैली का इन्होंने उपयोग किया है। और साहित्य में इन्हें हिंदी नाटक में नई दिशा देने के लिए प्रसाद युग के निर्माता और हिंदी साहित्य में छायावाद आंदोलन के प्रवर्तक के रूप में इन्हें मान्यता प्राप्त की गई है। आइए कविता की शुरुआत करते हैं। मधुप गुनगुना कर कह जाता है कौन कहानी यह अपनी, मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। आइए सबसे पहले हम इन दो पंक्तियों के बारे में जाने। मधुप, मधुप का अर्थ होता है भंवरा। गुनगुना कर अर्थात गाकर। कहानी तो बिल्कुल सरल है, इसका अर्थ की तो जरूरत है ही नहीं। और मुरझा कर अर्थात सिकुड़ कर। गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। घने का अर्थ होता है अधिक। तो इन कविता में कवि जयशंकर प्रसाद ने अपनी आत्मकथा न लिखने के कारणों को बताया है। लोग कहते थे कि आप भी अपनी आत्मकथा लिखो, क्योंकि इस दौर में हम देखते हैं कि बहुत से लेखक, बहुत से कवि ऐसे हैं जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है। तो जयशंकर प्रसाद को भी आत्मकथा लिखने के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने अपनी आत्मकथा न लिखने के कुछ कारण बताए हैं। वे कहते हैं कि यहाँ पर व्यक्ति का मन रूपी भंवरा, मधुप अर्थात भंवरा, कोई न कोई अपनी कहानी गुनगुना रहा है। अर्थात कि मनुष्य के मन में न जाने कितने विचार आ रहे हैं। भंवरा कोई न कोई कहानी अपनी क्या कर रहा है, गा रहा है, गुनगुना रहा है। आगे कवि कहते हैं कि मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। तो कवि कहता है कि आज असंख्य, घनी अर्थात असंख्य, बहुत सारी जो पत्तियां हैं वो मुरझा करके गिर रही हैं, अर्थात उनके जीवन का अंत हो रहा है। तो कवि ने इस प्रकार से इन दो पंक्तियों के माध्यम से समझाया है और कहा है कि मैं अपनी आत्मकथा नहीं लिखना चाहता, क्योंकि हम देख रहे हैं कि समाज के अंदर बहुत से ऐसे जो कवि लेखक हो चुके हैं जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है, लेकिन उनके आत्मकथा को पढ़ने के बाद उसका नतीजा क्या निकलता है कि लोग उनकी कमियां, उनकी कमियों के बारे में लोग जान जाते हैं, पता लगा लेते हैं। आगे कवि कहते हैं कि इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। पहले हम शब्दों को समझ लेते हैं। गंभीर, गंभीर का अर्थ होता है भारी भरकम, अनंत विशाल जिसका कोई अंत न हो। नीलिमा, नीलिमा का अर्थ होता है नीले रंग का आकाश। और कर रही हूं व्यंग, व्यंग का अर्थ होता है कटाक्ष अर्थात तो मजाक। मलिन, उपहास, मलिन का अर्थ होता है गंदा और उपहास का अर्थ होता है मजाक। तो इस प्रकार से उपहास करना, मजाक करना, लेकिन किस तरह का, मलिन, गंदा मजाक करना। आइए इन पंक्तियों के बारे में हम समझते हैं कि इस प्रकार यहाँ पर कवि जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि इस प्रकार गंभीर विशाल नीले आकाश के नीचे असंख्य जीवन का इतिहास बन और बिगड़ रहा है। और आगे कवि कहते हैं कि यहाँ प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे का जो व्यंग है, व्यंग मलिन उपहास बनाने में लगा हुआ है। अर्थात कि उनकी आत्मकथा को पढ़ता है और उनकी आत्मकथा को पढ़ने के बाद उस पर व्यंग करता है एवं गंदा मजाक करता है। और आगे कवि कहते हैं
कि तब भी कहते हो कह डालो दुर्बलता अपनी बीती। तुम सुनकर खुश हो पाओगे देखो यह गागर रीति। और इन पंक्तियों के माध्यम से कवि जयशंकर प्रसाद यह कहते हैं कि फिर भी तुम, यानी कि मित्र से कहते हैं कि फिर भी तुम कहते हो कि मैं अपनी दुर्बलता, दुर्बलता अर्थात कमजोरी आपसे कह डालो, यानी कि मेरी जो कमियां है वो उन कमियों को मैं अपनी आत्मकथा में लिख डालूं। क्या तुम मेरी कहानी अथवा आत्मकथा को सुनकर सुख पाओगे? मेरा मन खाली गागर के समान है जिसमें कोई भाव नहीं है, कोई प्रेम नहीं है, कोई उपहास नहीं, कोई मजाक नहीं है। तो इस प्रकार से लेखक ने कहा कि मेरा जो मन है, ये मेरा मन एक खाली गागर के समान, खाली घड़े के समान है। आगे कवि कहते हैं किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम भी खाली करने वाले अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि जयशंकर प्रसाद ये कहते हैं कि किंतु कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे जीवन में जो आनंद हर्षो उल्लास था उसे तुम्हें खाली किया हो और मेरे जीवन को दुखों से भर दिया हो और मेरे इस नीरस जीवन में आप आनंद ले रहे हो, अर्थात आज मेरी जो परिस्थिति है इस परिस्थिति से तुम बहुत ही खुश हो रहे हो। यह विडंबना अरे सरल तले तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी यह प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं। आइए सबसे पहले इन दो पंक्तियों के बारे में समझते हैं। यह विडंबना, विडंबना का अर्थ होता है दुर्भाग्य। अरे अरे सर तले अर्थात सरल मन वाले, हंसी उड़ानी मजाक करना, हंसी उड़ाना। प्रवंचना, प्रवंचना का अर्थ होता है छल अथवा धोखा। औरों यानी कि अन्य को दिखलाऊं मैं, बताऊं मैं। आइए इन पंक्ति के माध्यम से कवि कहते हैं कि यह दुर्भाग्य की बात है। क्या है यह? विडंबना है, यह दुर्भाग्य की बात है कि सरल मन वाले की हंसी मैं कैसे उड़ाऊं। मेरे साथ जो छल कपट हुआ है उसे भूलकर उसके बारे में लिखकर मजाक में नहीं बनना चाहता कि औरों को मैं अपनी आत्मकथा लिख करके यह क्यों दिखलाऊं कि मेरी कमजोरी क्या है, मेरी गलतियां क्या हैं। तो इस प्रकार से मैं अपनी कहानी, अपनी आत्मकथा लिख करके मैं अपनी हंसी उड़ाना नहीं चाहता। आगे कवि कहते हैं कि उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की। कवि कहते हैं कि ऐसी गाथा अर्थात कहानी कि ऐसी गाथा जिसे सुख भरे पल थे उसे मैं कैसे सुनाऊं, अर्थात एक समय ऐसा था कि मेरे जीवन में सिर्फ उजाला ही उजाला था, सुख ही सुख था, लेकिन आज वह सुख नहीं रहा है, वह सुख चैन सब समाप्त हो गया है। हमने पहले पढ़ा था ना, एक खाली घड़े की तरह, मटके की तरह हो गया है। तो उस पल को मैं कैसे गाऊं। और वे गाथा भी मधुर चांदनी की थी, वे गाथा कैसी थी? मधुर चांदनी की थी, अर्थात सुख भरे पल की थी। अरे खिलखिलाकर हंसने होने वाली उन बातों की। और जब खिलखिलाकर हंसने वाले अर्थात हम जब खिलखिला के हंसा करते थे, उन बातों को याद किया करते थे, अर्थात उन बीती हुई बातों को जब मैं सोचता हूं तो खिलखिला करके मैं हंस देता हूं कि क्या वह भी हमारे एक दिन थे। आगे कवि कहता है मिला कहां वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्किया कर जो भाग गया। मुस्किया अर्थात मुस्कुरा कर, आलिंगन अर्थात गोद में अथवा तो बाहों में। अब इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि ऐसा सुख जो मुझे कभी मिला ही न था, जिसका मैंने सपना देखा था और सपना देख करके मैं जग गया था, अर्थात वह सुख कुछ समय के लिए मेरे पास था, वह सुख मेरे बाहों में तो था, लेकिन सुख आते आते वो सुख भी मुस्कुरा कर भाग गया। अर्थात मेरे जीवन में जो सुख आए थे वो ज्यादा समय तक न टिक सके और एक स्वप्न की भांति वह भाग गए। और सुख अर्थात जो सुख थे वह सुख बहुत ही कम समय के लिए थे।
जिसके अरुण कपोलों से मत वाले सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा ले लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। अरुण कपोल इसका अर्थ होता है लाल गाल, मत वाली अर्थात मस्त कर देने वाली। अनुरागिनी उषा, अनुरागिनी का अर्थ होता है प्रेम से भरी हुई और उषा का अर्थ होता है प्रातः काल अर्थात तो सुबह। सुहाग अर्थात सौभाग्य और मधुमाया का अर्थ होता है प्रेम से भरी हुई। आइए इन शब्दों के माध्यम से इन पंक्तियों का अर्थ हम जानने की कोशिश करते हैं। कवि कहते हैं कि जिसके लाल गालों की वजह से सुबह भी लालिमा में बदल जाती थी, प्रेम भरी सुबह उससे अर्थात लेखक की प्रेमिका लालिमा ले लेती थी, उससे भी लालिमा लेती थी। कौन? प्रेमिका से। लेकिन लालिमा कौन लेती थी? उषा अर्थात सुबह। और वह सुबह भी अपनी मधुर सुगंध लेकर के प्रकट होती थी। उसकी स्मृति पाथे बनी है, थके पथिक की पंथा की, जीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। आइए इसे समझते हैं। स्मृति अर्थात यादगार, पाथे, पाथे का अर्थ होता है सहारा, थका हुआ, थके अर्थात थका हुआ, पथिक का अर्थ होता है यात्री और पंथा का अर्थ होता है रास्ता। सिवन अर्थात सिलाई, जो गोदड़ी में सिलाई रहती है उसकी बात की गई है। उधेड़ना, उधेड़ का अर्थ होता है टाके को तोड़ना, जो सिलाई रहती है उस सिलाई को तोड़ना। और इस प्रकार से लेखक इन पंक्तियों के माध्यम से यह कहना चाहता है कि उस प्रेमिका की यादें, स्मृति अर्थात यादें, जो प्रेमिका है उसकी यादें मेरे लिए रास्ते का भोजन है। पाथिक पंथा की अर्थात रास्ते का वह भोजन है जो थके हुए पथिक के लिए काम आती है। मेरे मन की सिलाई अर्थात मेरे मन में क्या क्या है, जिस प्रकार से हम गोदड़ी को उथेड़ करके खोल करके देखते हैं इस गोदड़ी में क्या क्या भरा हुआ है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर कवि जो कहता है कि मेरे मन की सिलाई को उधेड़ कर क्या यह देखना चाहते हो कि मेरे जीवन में कौन कौन सा दुख भरा हुआ है, अर्थात कि मेरे जीवन में कौन कौन से दुख हैं उसे तुम देखना चाहते हो। अब यहाँ पे जो सिलाई की बात की गई, सिलाई को उधेड़ना अर्थात मैं अपने आत्मकथा लिखूं और उस आत्मकथा को जब आप पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि मेरे जीवन में कौन कौन से दुख भरे हुए हैं। आगे कवि कहते हैं, छोटे से जीवन की कैसे बड़ी गाथाएं आज कहूं, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता में मौन रहूं। लेखक कहता है कि मेरा छोटा सा जीवन है, उसमें बड़ी बड़ी कथाएं नहीं है, तो भला मैं बड़ी बड़ी कथाएं मैं कैसे कहूं, क्या यह अच्छा नहीं है कि मैं औरों की सुनता रहूं और चुपचाप शांत रहूं। कहने का अर्थ है कि मैं औरों की आत्मकथा को पढ़ता रहूं और चुपचाप मौन धारण किए रहूं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। अब व्यथा का अर्थ होता है दुख, मौन अर्थात शांत, चुपचाप। लेखक अर्थात कवि जो कहते हैं कि मेरी भोली भाली आत्मकथा, उसको सुनकर तुम भला क्या करोगी। भली वह समय नहीं है, अर्थात अभी वह समय नहीं है, क्योंकि मेरी जो पीड़ा देखकर वह मौन है और वह थक करके सो गई है। तो इस प्रकार से कवि ने मेरी आत्मकथा अर्थात अपनी आत्मकथा न लिखने के बहुत से कारण बताए हैं। तो दोस्तों कुछ ही दिनों में हम इस कविता के प्रश्न उत्तर की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।